मेरी फूफो और अम्मी एक दूसरे की नंदे भी थीं और भाभियां भी। वट्टे सट्टे की ये रस्म बरसों से हमारे खानदान में चली आ रही थी। ये वट्टा सट्टा मेरी दादी की मर्जी से हुआ था। फूफो की बिल्कुल भी मर्जी ना थी कि इनकी शादी मामू से हो। इसी वजह से वो हमेशा नाखुश रहीं। इसके बरक्स मेरी अम्मी अब्बू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हम दो बहनें और फूफो की एक बेटी और एक बेटा था। फूफो चूंकि अपनी शादी से मुतमईन नहीं थी, इसलिए ज्यादातर मैके में ही रहती थीं। हमारा कोई भाई नहीं था और हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारा भाई भी हो। फिर तकरीबन 10 साल बाद हमारा भाई पैदा हुआ, जिसका नाम दानिश रखा गया। भाई को पाकर हम बहुत खुश थे। इसी दौरान अब्बू को शहर में लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई और हम शहर आ गए। बाबा ने भी अपनी कुछ जमीन बेचकर एक छोटा सा घर और घर के करीबी दुकान भी ले ली और इस तरह हम शहर में रहने लगे। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक बौछार आया। पापा का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ तो गमों का एक पहाड़ हम पर टूट पड़ा। दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और इसी मरहम से हम ये गम झेल रहे थे। हम तो बच्चे थे, मगर अम्मी के साथ तो ये गम आसेब की तरह चिमट गया था। और वो आसेब था हमारी दादी, जो उठते बैठते अम्मी पर तंज के तीर बरसाती रहती थीं कि पहले नौकरी का बहाना किया और मेरे बेटे को भला फुसलाकर शहर ले आई, मुझसे दूर किया और अब इसे खा गई। अब तो कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं तो कहती हूँ ये लोग मनहूस हैं, पर मेरी सुनता कौन है। ऐसी बातों से अम्मी का चेहरा कर्ब की तस्वीर बन जाता। अम्मी के साथ हम जब भी गांव जाते तो ऐसी बातें सुनने को मिलती। आखिर हम बच्चों ने माँ को गांव जाने से रोक दिया। जब माँ कहती गांव चलें फूफो से मिलने, तो हम मना कर देते। अगर दादी को हमारी याद आएगी तो खुद आ जाएंगी। दादी शहर आती तो अम्मी का जीना दोबर हो जाता। अम्मी बड़ी साबिर औरत थीं। उन्होंने कभी पलट कर दादी को जवाब नहीं दिया। जब दादी चली जाती तो घर में सुकून हो जाता। अम्मी अब हमारी माँ भी थी और बाप भी। हमारी बेहतर तालीम और परवरिश अम्मी का अहम मकसद था। हम तीनों बहन भाई हर साल अपनी जमातों में इम्तियाजी नंबर लेकर कामयाब होते रहे। जिंदगी इसी तरह अपनी डगर पर चल रही थी कि मेरी जिंदगी के समंदर में पहला पत्थर पड़ा और हलचल होने लगी। रात को जब सब सोने के लिए चले गए और मैं किचन समेट रही थी, तब अम्मी ने मेरे पास आकर कहा था, बेटा फातिमा, आज तुम्हारे मामू ने असद के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हें तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है ना? अम्मी मेरी तरफ देखने लगीं। अम्मी, जो आप मुनासिब समझें, मैंने सर झुकाते हुए जवाब दिया। अम्मी ने मेरी पेशानी चूमी और चली गईं और मैं असद के बारे में सोचने लगी। फिर एक बहार भरी शाम में मामू और मुमानी आए और मुझे असद के नाम की अंगूठी पहना गए और बदले में मामू की बेटी जो कि 13 बरस की थी और मेरा भाई दानिश जो उस वक्त एफएससी कर रहा था, इनकी भी बात पक्की हो गई। ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे खानदान में वट्टे सट्टे का ये रिवाज बरसों से था। असद जो ही नौकरी करने वाला हुआ, हमारी शादी हो गई। असद की मोहब्बत और मामू की शफकत मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। अलबत्ता मेरी मुमानी जो कि मेरी सगी फुप्पो भी थीं, इनका रवैया मेरे साथ सर्द सा था, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए कोई बुरी बात ना थी। इसलिए मैं इनसे मोहब्बत और इनकी इज्जत करती थी और दिलो जान से सबकी खिदमत भी करती थी। लेकिन फिर भी मैं इनके दिल में जगह ना बना सकी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। इस दौरान मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। पहले तो फुप्पो दबे लफ्जों में ताने देती थीं, मगर अब तो उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया था कि मुझसे लिख लो, ये माँ नहीं बनेगी। तीसरा साल भी इसी तरह सिरक गया और कोई उम्मीद ना बनी। इसी दौरान दानिश और बिनेश की शादी की तारीख भी तय हो गई और घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए। मैं कभी अपने घर और कभी अपनी अम्मी के घर रहने लगी। भाइयों की शादी का बहनों को बहुत अरमान होता है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना था। हम अपने इकलौते भाई की शादी के अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब बिनिश हमारे घर हमारे भाई दानिश की दुल्हन बनकर हमारे आंगन में आई और वो दोनों खुश खुरम जिंदगी गुजारने लगे। अम्मी भी बहुत खुश थीं। दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। जब अम्मी की दादी बनने की खबर हमारे घर पहुंची तो मुमानी ने तंज करते हुए कहा कि मैं तो ये हसरत कब्र में लेकर जाऊंगी कि अपने पोते पोतियां देखूं।
और मैं आंसू बहाकर रह गई। भला मेरे बस में क्या था? सब मेरे मालिक का इख्तियार था। एक दिन दादी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर तुम औलाद नहीं चाहती तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारी सास को समझा दूंगी। दादी के इस तरह पूछने पर तो मैं हैरान ही रह गई। दादी, आप ऐसा सोच रही हैं? मैंने बेयकीनी से दादी को देखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत चालाक है। मैं अपने कमरे में भाग गई और रोने लगी और खुदा के हजूर गिड़गिड़ाने लगी। कुछ दिनों बाद बिनिश ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बच्चे का नाम अरहम रखा गया। खूब मिठाइयाँ बांटी गईं। अम्मी मेरे घर भी मिठाई लेकर आईं। शाम को जब वो जाने लगी तो फूफो ने कहा, अब मेरे बेटे असद की भी औलाद हो जानी चाहिए। समझा दो अपनी बेटी को और खुद भी समझ लो, ये मेरे बस में नहीं है। और क्या मैं नहीं चाहती कि फातिमा माँ बने? अम्मी ने जवाब दिया। दादी ने कहा, तेरी चालाकियां तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, फिर मुझे पोते पोतियों की शक्ल देखने से तरसाया, और अब मेरी बेटी को भी बेटे की औलाद देखने से तरसा रही है। ये खुदा की तरफ से कोई आजमाइश है। मेरी बेटी की नीयत में कोई खोट नहीं है। अम्मी ने दुख से कहा और गमजदा सी लौट गईं। अब फुप्पो उठते बैठते मुझे ताने देने लगी कि तुम बांझ हो, और मैं अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने के सिवा क्या कर सकती थी। मामू और असद ही मेरा सहारा थे। फुप्पो और दादी दोनों ही जैसे सौतेलों जैसा सलूक करती थी मेरे साथ। एक रात मामू ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। इनके जाने से मेरे दुखों में इजाफा हो गया, क्योंकि मामू मेरी ढाल थे। अब वो भी ना रहे तो फुप्पो को रोकने टोकने वाला कोई ना था। दादी और फुप्पो दोनों सर जोड़े बैठे रहते। मैं बावजूद खिदमत करने के इनको बिल्कुल भी ना भाती थी। असद अपने काम की वजह से 3-3 दिन तक साइट पर होते, बल्कि घर की कशीदगी की वजह से अब तो वो हफ्ता हफ्ता नहीं आते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि दादी भी गुजर गईं। घर में खामोशी रहती। फूफो ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैं फिर भी इनकी जी जान से खिदमत करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। असद ऑफिस से आए। फूफो सेहन में बैठी थी। उन्होंने असद से कहा, बिनिश की हाँ अब दूसरी बार औलाद होने वाली है। मैं तो ये आरजू लेकर तुम्हारे अब्बा की तरह कब्र में चली जाऊंगी। और वो रोने लगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? खुदा ना करे। असद ने परेशानी से कहा। असद, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मुमानी ने रोते हुए कहा। अम्मी, आपको क्या हो गया है? असद ने फुप्पो का हाथ चूमते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम दूसरी शादी कर लो। फुप्पो ने साफ साफ कह दिया। मगर अम्मी? असद हैरत से माँ को देखने लगे। अम्मी, फातिमा मेरी बीवी ही नहीं, आपकी भतीजी भी है। मैं बांझ भतीजी का क्या करूं? और फिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो। ये बातें सुनकर तो मैं जैसे बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। दूसरे दिन असद ड्यूटी पर चले गए। अपने खुदा से खूब बिलक बिलक कर दुआएं मांगती। मेरी और असद की तिब्बी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल दुरुस्त आई थीं। अम्मी ने भी मन्नतें वगैरह खूब मांगी थीं। एक रात मैं अपने रब के हजूर बहुत गिड़गिड़ाई। ए अल्लाह, तू मेरी आजमाइश खत्म कर दे और मेरी गोद भर दे मेरे मौला। मैं रोते रोते जाए नमाज पर ही सो गई। ख्वाब में देखा कि एक सफेद लिबास में मलबूस बहुत ही प्यारी बच्ची मेरी गोद में है। जब आंख खुली तो दिल पर अजीब सी सरशारी थी। मेरा रूम रूम बहुत खुश था। असद आए तो मैंने इन्हें भी अपना ख्वाब बताया। वो बहुत खुश हुए। खुदा हमें जरूर औलाद की खुशी देगा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने दिल ही दिल में इनकी बात पर आमीन कहा और फिर अस्मा डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की नवीद सुनाई। अब जब बिनिश दूसरे बच्चे की माँ बनी तो मेरी गोद भी भरने को थी। फुप्पो समेत सभी बहुत खुश थे। ठीक 9 माह बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। इसका नाम मैंने सिदरा रखा। फुप्पो भी पोती के साथ बह गईं और हमारे घर में खुशियां डेरे डालने लगीं। जब दानिश और बिनिश के बच्चे आते और हमारी सिदरा भी तोतली जबान में बातें करती तो घर का आंगन जैसे मुस्कुराने लगता। मैं सोचती, बच्चों के बगैर तो जिंदगी बिल्कुल बेमजा थी। जिंदगी इसी तरह खुशियों के साथ गुजर रही थी। लेकिन अब जो तकदीर ने मुझसे मजाक किया था, इसने तो मुझे तोड़कर रख दिया था। उस दिन असद ने फोन करके बताया कि मैं आज आ रहा हूँ। मैंने इनका पसंद का खाना बनाया, खुद तैयार हुई, सिदरा को तैयार किया और हम इनका इंतजार करने लगे। दोपहर तक वो आ जाते थे।
मगर दोपहर से शाम हो गई, फोन भी नहीं लग रहा था। फुप्पो बार बार मुझसे पूछती, मैं इनसे पूछती कि फोन मिलाया। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लगा था। शाम के वक्त दानिश गाड़ी ले आया और कहने लगा कि असद भाई का फोन आया था, तो मैं और फुप्पो को ले आऊं। मैं हैरान हुई कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच सच बताओ क्या हुआ है? असद तो खैरियत से है ना? मैंने बेकरारी से पूछा। कोई बात नहीं है, रास्ते में असद भाई का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, दानिश ने कहा। क्या फुप्पो और मैं एक साथ चीखीं? घबराने की कोई बात नहीं, खुदा खैर करेगा। हम जल्दी जल्दी दानिश के साथ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचे तो असद को शदीद चोटें लगी हुई थीं। उन्होंने फुप्पो से बस दो तीन टूटी फूटी बातें की और दम खुदा के हवाले कर दिया। हम पर तो क्यामत टूट पड़ी। इस दुख को लफ्ज में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल असद का 40वां हो गया। 40वें के बाद फुप्पो ने दानिश से कहा कि मेरी बेटी नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ अपनी बहन को ले जाओ और जाकर अपनी अम्मा के पास रखो। दानिश ने भी बहस नहीं की और फुप्पो का दुख बड़ा था, इसलिए मैं अपनी बेटी सिदरा के साथ अम्मी के घर आ गई। दानिश अपने ससुराल में रहने लगा। हर हफ्ते पहले आता रहा, मगर फिर इसकी आमद का वक्फा बढ़ गया और वो महीने बाद आने लगा। अम्मी ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हमें भी सब्र करने की तलकीन करती रहीं। घर में सिदरा की वजह से रौनक थी, वही तो मेरे जीने की उमंग और जिंदगी की खुशी थी। पुप्पो कभी कभी हमारे घर आने लगी थीं और चंद दिन रहती थीं। हम खुश थे कि शायद पुप्पो को भी करार आ गया है। वो सिदरा के साथ खेलती रहती। सिदरा तोतली जबान में दादी से बातें करती तो मेरी रूह तक सरशार हो जाती। एक दिन पुप्पो ने मुझसे कहा, मुझे बाजार से कुछ चीजें लेनी हैं, घंटे दो घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारे लिए क्या लाऊं चंदा? उन्होंने गुड़िया से खेलती सिदरा से पूछा। मेरे लिए भी एक गुड़िया लाना, सिदरा ने तोतली जबान में कहा। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूबसूरत गुलाब भी दिला दूंगी और गुड़िया भी, तुम खुद पसंद करके ले लेना। फुप्पो ने कहा। नहीं फुप्पो, ये आपको तंग करेगी। मैंने कहा, अरे नहीं, औलाद का तंग करना भी अच्छा लगता है। उन्होंने दिलासा देते कहा, चलो जल्दी से इसे तैयार करो, करीब ही तो जाना है। फुप्पो कोई गैर तो नहीं थी जो मुझे एतराज होता। वो सिदरा की दादी थी। मैंने सिदरा को नया फ्रॉक पहनाकर तैयार किया। वो गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी। मैंने नजरों ही नजरों में इसकी बलाएं ली। वो हंसती हुई अपनी दादी के साथ चली गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अम्मी और बहन स्कूल गई हुई थीं। खाना बनाने के बाद मैं आराम करने लगी। अम्मी वगैरह भी स्कूल से वापस आ गईं। आते ही सिदरा का पूछा। वो जरा फुप्पो के साथ शॉपिंग के लिए बाजार तक गई है। खाना निकाल दूं? मैंने पूछा। नहीं, हमारी बेटी सिदरा आ जाएगी तो मिलकर खाना खाएंगे। एक घंटा इसी तरह से गुजर गया, लेकिन फुप्पो नहीं आई। शाम होने को थी, मगर फुप्पो का कोई अता पता ना था। अब तो हम सबको फिक्र होने लगी। शहर के हालात का भी ना पता था, कब क्या हो जाए। जब अंधेरा छाने लगा तो मैंने रोना शुरू कर दिया। अम्मी ने फोन करके सब जगह मालूम किया, वो किसी अजीज के घर नहीं थी। वैसे भी हमारे खून से ज्यादा अजीज कौन थे? बिनिश और फुप्पो दोनों के फोन ऑफ जा रहे थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। अम्मी मुझे समझाते हुए कहने लगी, खुदा को याद करो और दुआ करो वो खैरियत से हों। मगरिब का वक्त भी गुजर गया था और इशा की अजान हो रही थी। हमने नमाज पढ़ी। रोते गिड़गिड़ाते सोते जागते रात कटी। सुबह सुबह पहली बस से गांव भागे। दोपहर के वक्त वहां पहुंचे तो घर को ताला देखकर मैं तो वहीं गिर पड़ी। सब रिश्तेदार पड़ोसी जमा हो गए। अम्मी ने मुझे संभाला। होश आने के बाद रोते हुए मेरी आवाज बैठ गई। गांव में सब फुप्पो की इस हरकत पर हैरान थे और खैर की दुआएं मांग रहे थे। वहीं हमें यह पता चला कि दानिश का तबादला दूसरे शहर में हो गया था और वो अपने बेटे अरहम को साथ लेकर गया था। खुदा खुदा करके दानिश का नंबर मिला तो ये जानकर हैरत का झटका लगा था कि इसका तबादला हुआ ही नहीं है। वो मुल्तान में ही है, अरहम के साथ। सब अहवाल सुनने के बाद कहा कि मैं फौरन निकलता हूँ। मुझ पर तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। अम्मी मुझे किराए की गाड़ी में गांव से वापस घर ले आई। मुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मुझे जब भी होश आता सिदरा सिदरा पुकारती। 20 दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ संभली और डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गई। दानिश और अम्मी दोनों ने छुट्टी ली हुई थी। अखबार, टीवी, रेडियो, हर जगह इश्तिहारात दिए, लेकिन फुप्पो और बिनिश का कोई पता ना चला। दानिश को तो इस बात की हैरत थी कि बिनिश ने भी इसे कुछ नहीं बताया था और खुद भी 5 साल अरहम को छोड़कर गई थी।
क्या इसे अपने बेटे की याद नहीं सताती थी? हमारे पास इन सब सवालों का कोई जवाब ना था, सवाए आहें भरने और रोने के। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, सो मेरे दिन भी गुजरने लगे। दानिश ने अरहम मुझे सौंपते हुए कहा कि इसे सिदरा की जगह ले लो, तुम्हारी ममता को कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाएगी। और मैं बस चुपचाप खाली नजरों से इसे देखती रह गई। जिंदगी अपनी डगर पर चलने लगी। मैं और अरहम घर में होते। वो बहुत सादतमंद बच्चा था, कभी तंग नहीं करता था, बल्कि अगर मैं चुपचाप लेटी होती तो मेरा सर दबा दिया करता, मेरे आस पास ही रहता, मेरे पास ही सोता। इसी वजह से मेरा ध्यान इसकी तरफ होने लगा, मेरी ममता इसकी तरफ मुतवज्जा होने लगी। वो मुझसे बातें करता, मेरे छोटे मोटे काम करता। तब मुझे इस पर बहुत प्यार आता कि ये भी तो अपनी माँ से दूर है, ये भी तो मेरे ही जैसा है, ये तो अभी छोटा है। वो मेरे सामने कभी अपनी माँ को याद नहीं करता था, बहुत हसास बच्चा था। और फिर हम दोनों वाकई माँ बेटे बन गए। सिद्रा की याद एक सांस की सूरत दिल में पेवस्त हो गई। जब इसकी याद आती, दिल से दुआ निकलती, खुदा इसे खुश और सलामत रखे। मैंने भी टीचिंग की जॉब कर ली और अरहम स्कूल जाने लगा था। दानिश मुल्क से बाहर चला गया और वहीं इसने एक पाकिस्तानी फैमिली में शादी कर ली। ईद पर दानिश आया तो बहुत खुश था। इसकी दूसरी बीवी बहुत अच्छी थी। वो 10 दिन रहकर वापस चले गए। वक्त गुजरता रहा और अरहम अब बड़ा हो गया था। एक दिन अम्मी भी मेरा साथ छोड़ गईं। दानिश आया, 40वां करके चला गया। मैंने भी वो घर और वो शहर छोड़ दिया। अपनी छोटी बहन उष्णा और अरहम को लेकर दूसरे शहर आ गई। 1 साल बाद उष्णा भी अचानक ही मेरा साथ छोड़ गई और मैं तन्हा रह गई। और अरहम जो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वो हॉस्टल में रहता था, ताहम उष्णा की वफात के बाद वो मेरे साथ रहने लगा। वो बहुत फर्माबरदार बेटा था, वही तो मेरी जिंदगी का हासिल था। सिदरा तो अब कसक बनकर रह गई थी। कई दिनों से मैं नोट कर रही थी कि अरहम के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट जगमगाती रहती है। मामा, मैं जरा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आप दरवाजा लॉक कर लीजिएगा। बहुत खुश लग रहे हो और बड़े एहतमाम से तैयार भी हुए हो, क्या कोई खास दोस्त है? मैंने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। हाँ मामा, कभी आपको भी मिलवाऊंगा। जरूर जरूर, मैंने हंसते हुए गेट लॉक किया। अब वो अक्सर अपनी दोस्त की बातें बड़े शौक से मुझे बताता। इसका नाम परिवेश था। वो इसे अपनी दोस्त की शादी में मिली थी और अरहम इसे देखते ही दिल हार बैठा था। परी इकलौती थी, अरहम ने इसके बारे में मुझे बताते हुए कहा था। मैंने सवालिया नजरों से इसे देखा। पता नहीं, न कभी परिवेश ने बताया और न मैंने कभी पूछा। अरहम ने कहा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। इतवार का दिन था, मैं लॉन में बैठी चाय पी रही थी। अरहम आया। मॉम, अगर आप कहें तो मैं आज परिवेश को इनवाइट कर लूं शाम की चाय पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं खुश हो गई। हर माँ को बेटे की शादी का अरमान होता है, मुझे भी था। फिर कब शाम हुई पता ही ना चला। परिवेश से मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था, इसलिए मैं लॉन में बैठी सरापा इंतजार कर रही थी। बार बार नजरें गेट की तरफ उठ जाती। इंतजार की घड़ियां कटी और कार आकर गेट पर रुकी। मैं गेट की तरफ बढ़ी। कार में अरहम और 19-20 साल एक लड़की उतरी। वही परिवेश थी। परिवेश, ये मेरी मॉम है, अरहम ने तारुफ करवाया। वो गर्म जोशी से मिली। फिर हमने मिलकर चाय पी, लेकिन मेरी नजरें तो इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। मुझे एक अजीब सी कशिश इसमें महसूस हो रही थी। इसके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन रही। मॉम, परिवेश कैसी लगी आपको? अरहम ने पूछा। बहुत ही प्यारी है। शुक्रिया मॉम। अरहम मुझसे लिपट गया। एक दिन रहा, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई। रास्ते में जाते हुए मुझे कहने लगा, मॉम, हम परिवेश के घर जा रहे हैं। इसने कहा, चेहरे पर खुशी का रंग नुमाया था, लेकिन इस तरह अचानक वो हिचकिचाया। अच्छा, आपका मूड नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। इसका चेहरा बुझने लगा। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर चलिए ना, वो इसरार करने लगा। ठीक है बेटा, चलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। परिवेश के अब्बू फौत हो चुके हैं। वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। अभी इसकी बातें जारी थीं कि गाड़ी एक छोटे से गेट पर रुकी। परिवेश हमें देखकर बहुत खुश हुई। बातों के दौरान पता चला कि परिवेश की अम्मी कहीं शादी की तकरीब में गई हुई हैं। अगर पता होता तो आप लोग आ रहे हैं तो मैं इन्हें रोक लेती। इसने चमकती आंखों के साथ अरहम को देखते हुए कहा, तो वो इसे देखकर मुस्कुराया था। कोई बात नहीं बेटा, बस अचानक ही मूड बन गया। खैर, तुम्हारी अम्मी से फिर कभी मिल लेंगे।
मैंने कहा। परिवेश के घर से आने के बाद मैं बहुत उदास थी। मुझे बार बार सिद्रा का ख्याल आ रहा था। अगली सुबह मैं स्कूल भी नहीं जा सकी और अरहम भी घर पर था। अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो भी छुट्टी कर लेता था और सारा दिन मेरी खिदमत करके मेरा दिल बहलाने में लगा रहता। लतीफे सुना सुनाकर कभी मुझे हंसाता रहता। शाम तक मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। अरहम बाहर गया हुआ था कि बेल बजने लगी। मासी ने आकर बताया कि परिवेश और इसकी अम्मी आई हैं। तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मैं साकित सी सामने इस सोफे पर बैठी औरत को देखने लगी। भला मैं कैसे भूल सकती थी। 20 साल की धूल पड़ने के बावजूद मैंने बेनिश को पहचान लिया था और वो भी मुझे देखते देखते ही रह गई। फिर उठकर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। वो मुझे चूम रही थी। परिवेश हैरान और परेशान थी। इसी दौरान अरहम भी आ चुका था। मैंने झटके से खुद को बेनिश से छुड़ाया। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। शायद मैं गिरने लगी थी। अरहम ने मुझे थाम कर सोफे पर बिठाया। मेरी सर्द मोहरी को बिनिश ने भी जैसे महसूस कर लिया था और अब वो खामोशी से मुझे देख रही थी। लेकिन मेरा जहन तो साए साए कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। बिनिश फिर उठी और परिवेश को मेरे सामने लाते हुए बोली, ये देखो, तुम्हारी बेटी सिद्रा है, जिसे मैंने अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मुझसे बेशक ना बोलो, लेकिन अपनी बेटी को तो सीने से लगा लो। मैंने परिवेश की तरफ देखा। वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैं एकदम उठी और इसे सीने से लगा लिया और दीवानों की तरह इसे प्यार करने लगी। अब आंसू बहाने की बारी मेरी थी। मेरी बच्ची, मेरी सिद्रा, मेरी जान, मैं प्यार कर रही थी। जब जज्बात का तूफान थमा तो गिले शिकवे हुए और बिनिश मेरे कदमों में बैठी माफिया मांग रही थी। इसने बताया कि पुप्पो ने न जाने कब ये प्लान बनाया था। समझती थी कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत चालाक हैं और वो अपने बेटे की जुदाई में तड़पती हैं। इसी तरह वो तुम्हें भी औलाद के दुख में देखना, तड़पना देखना चाहती थीं। ये सब कुछ मुझे ना बताया गया। अगर बताती तो मैं अरहम को दानिश के साथ कभी ना भेजती। हम इतनी दूर चले गए थे कि वहां से आना मुझ अकेली औरत की बस की बात ना थी। मैंने भी अपने बेटे की जुदाई सही है। मैं भी पल पल रोई हूँ। जाने मेरा बेटा कैसा होगा। लेकिन तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है। मेरे पास मेरी बेटी हीरा है, जो अरहम से छोटी थी। तुम्हारी फूफो फॉलेज का अजाब सह कर चल बसी। आखिरी वक्त में वो तुम्हें याद करके अपने गुनाहों की माफिया मांगती रही थी। बिनिश रो रही थी। ये रहा तुम्हारा बेटा अरहम। मैंने अरहम को इसके सामने कर दिया। बिनिश अपने बेटे अरहम को सीने से लगाए रो रही थी और इसे बेतहाशा प्यार कर रही थी। आज मेरे घर में खुशी का समा था। मेरे बेटे की शादी हो रही थी। आज मैं भी बहुत खुश थी। मेरी प्यासी ममता सैराब होने जा रही थी। मेरे घर में मेरी अपनी सगी बेटी बहू की सूरत में आने वाली थी। पिछले 20 वर्षों में मैं पल पल रोई थी। जाने कितनी रातें मैंने तड़प तड़प कर गुजारी थीं। कर्ब का एक तूफान मैंने झेला था और कितनी ही बार घबराकर मौत को गले लगाने की कोशिश की थी। मैं आज भी अक्सर सोचती हूँ कि आखिर फूफो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इनकी बहू ही नहीं बल्कि भतीजी भी थी। इनका सगा खून थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया।